बचपन में हम सभी लोगों ने एक बात सुनी है कि लालच बुरी बला है। कभी भी हमें यहाँ पे लालची नहीं होना चाहिए। इतना लालची कभी नहीं होना चाहिए कि यही समझ में ना आए कि सही क्या है गलत क्या है, और उस लालच के अंदर हमें कभी डूबना नहीं चाहिए। सुनते सब है, सभी ने इस बात को सुना जरूर है, लेकिन अप्लाई कितने लोग करते हैं ये बहुत बड़ी बात है। ये लालच जो चीज है ना, कभी कभी इतना भयानक रूप ले लेता है कि इसके चलते हमारी जिंदगी तार तार हो जाती है। पूरी जिंदगी यहाँ पे तहस नहस हो जाती है, और वो जो सिलसिला होता है वो कभी रुकता नहीं है। लगता है कि वो रुक गया है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। इस लालच के चलते, इस भूख के चलते न जाने कितने लोग बर्बाद हो गए, और इसी लालच ने यहाँ पे रिया की जिंदगी भी बर्बाद करके रख दी। आज की जो कहानी है वो असलम और रिया के बारे में है, और ये कहानी हुई थी 2008 के अंदर। बात सारी की सारी ये है कि ये सिलसिला जो शुरू हुआ था ये नवंबर 2008 के अंदर शुरू हुआ था, और ये कहानी है हैदराबाद की। इधर एक सब्सक्राइबर है मेरे जिनका नाम है गुरजोत सिंह। उन्होंने मुझे कहा था कि आप यहाँ पर एटलीस्ट जो है सिटी का नाम और जो ईयर है वो मेंशन कर दिया कीजिए। तो मुझे ये चीज़ सही लगी, और मैं अब से आने वाली वीडियोस में हमेशा जिस ईयर में वो घटना हुई है, और हो सकेगा तो एग्जैक्ट डेट के साथ में मैं आपको बताऊंगा। ये कहानी मुझे रिया ने भेजी है। रिया और असलम के साथ में ये कहानी हुई थी। ईयर है 2008 का, लेकिन हम यहाँ पर 2008 पे नहीं रुकेंगे। इस कहानी की शुरुआत दरअसल 2004 में हुई थी। 2004 की बात है। रिया नई नई कॉलेज में एडमिशन लेती है, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने कॉलेज को लेकर के। कुछ 1 महीने का वक्त बीत जाता है। रिया पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उसकी एक दिन मुलाकात होती है एक बहुत ही हैंडसम लड़के से, जिसका नाम था असलम। असलम बहुत हैंडसम था, और रिया को लगता था कि वो उसका परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। दोनों ने यहाँ पे मिलना जुलना शुरू किया, बातचीत शुरू करी। दोनों दोस्त बने, दोस्त के बाद में बेस्ट फ्रेंड बने, और एक वक्त पर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो शादी कर लेंगे। रिया ने यहाँ पे सोचा कि क्यों ना मैं अपने परिवार वालों को जाकर के इसके बारे में बताऊं। वो जानती थी कि उसके परिवार वाले कभी भी इस चीज़ को, इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि शायद से उसकी खुशी के चलते यहाँ पे उसके परिवार वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें। वो जाती है, अपने पिता से बात करती है। उसके फादर साफ मना कर देते हैं कि मुसलमान लड़के से शादी नहीं करोगे। असलम के घर वाले भी ये बात बोलते हैं कि हिंदू लड़की से शादी नहीं करने देंगे, और इससे जो है पूरे के पूरे समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। रिया बहुत मनाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अंत में दोनों के दोनों ये फैसला करते हैं कि यहाँ से हम लोग भाग जाएंगे। भाग करके हम लोग हैदराबाद में ही भले से कई छोटी सी जगह में रह लेंगे, छोटा सा काम वाम कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली अपनी लाइफ बिता लेंगे। बात कुछ ऐसी चलती रहती है। 3 साल का वक्त यहाँ पे बीत जाता है। 3 साल बाद 2007 के अंदर असलम और रिया शादी कर लेते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में शादी कर लेते हैं। शादी तो हो गई, लेकिन अब जब रिया शादी के बाद में असलम के साथ में रहती है, तो उन दोनों के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े शुरू हो जाते हैं। हर बात को लेकर के झगड़े शुरू हो जाते थे, और हर बार एक इशू सामने जरूर आता था, और मुद्दा होता था पैसों का। क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार से पेट नहीं भरता। ये रिया ने आज अपने आप देख लिया था कि प्यार से उसका पेट नहीं भरने वाला, और शायद से असलम से शादी करना उसकी गलती थी। जल्दबाजी में उसने फैसला तो ले लिया, उसने असलम से यहाँ पे शादी तो कर ली, लेकिन अब क्या? क्योंकि असलम के पास में ऐसा कोई काम नहीं था जिसके चलते वो बहुत अच्छा कमा सकता था। असलम यहाँ पर बेसिकली ऑड जॉब्स किया करता था। वो कुछ दूध के बिजनेस में इन्वॉल्व था, और दूध यहाँ से वहाँ वो भेजा करता था, लेकिन उससे इतना पैसा वो नहीं कमाता था कि वो अपना और रिया का खर्चा उठा सके। लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ करके वो ये कर लिया करता था कि दोनों का एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो गुजारा हो ही जाए। अगर कुछ बचा ना सके तो कुछ गवा भी ना सके। असलम को भी कोई जुए की, शराब की, लड़की बाजी की कोई आदत नहीं थी। सेम रिया के साथ में भी था। वो घर में रह जरूर रही थी, खुश नहीं थी शादी से, लेकिन दुखी भी नहीं थी, और वो असलम के साथ रहती थी। झगड़े झेलने की तो उसको जैसे आदत सी हो गई थी। वो जहां पर रहती थी उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था यहाँ पे समायरा। समायरा और रिया कुछ ही महीनों में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रिया और असलम की समाज में कोई इज्जत नहीं थी। एक तो ये कि रिया हिंदू थी, और असलम मुसलमान, दोनों ने भाग के शादी करी थी। दूसरी बात ये कि असलम के पास में कोई अच्छा काम नहीं था। तीसरी बात ये कि 1 साल हो गया था और रिया अभी तक मां नहीं बनी थी। असलम हमेशा इधर यही बात बोलता था कि रिया के अंदर कोई खोट है, लेकिन रिया के अंदर कोई कमी नहीं थी।
शायद से खोट यहाँ पे असलम के अंदर था। तो ये तीनों चीजें, और इसी के साथ साथ इकोनॉमिकली वो बहुत बैकवर्ड थे, ये चार चीजें बेसिकली जो थी उनको बहुत ज्यादा परेशान करती थी। रिया को लगता था कि काश उसके पास में एक बेबी होता तो शायद जिंदगी अच्छी होती, समाज में इज्जत होती तो शायद जिंदगी अच्छी होती, पैसा होता तो शायद जिंदगी अच्छी होती। ये तीनों चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ इसकी बहुत अहमियत है कहानी के अंदर, आगे आपको मालूम चलेगा। समायरा को बार बार इस बारे में बोलती है। समायरा कहती है पता नहीं, मेरे को तो मालूम नहीं कि ये चीज सही हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, मेरे को कुछ नहीं मालूम। समायरा इकोनॉमिकली थोड़ी सी ठीक थी एज कंपेयर टू रिया एंड असलम। तो वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। रिया भी सोच लेती है कि चलो वक्त के साथ साथ शायद हो कि उनके पास में पैसा आ जाए, इज्जत भी आ जाए, तो वो अपनी जिंदगी यहाँ पे काटना शुरू कर देती है। कुछ वक्त तक, जब तक रिया उस घर में रह रही थी, उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा था, लेकिन जब वो उस घर के अंदर पहली बार आई थी उसे तब से ही लगता था कि इस घर के अंदर कुछ अलग ही टाइप की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जो रिया से कुछ कहना चाहती है। उसको समझ नहीं आता था कि ये एनर्जी मुझसे क्या कहना चाहती है, क्या कहना नहीं चाहती है। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो लगातार अपने बेडरूम की जमीन को देखती थी और उस जमीन को देख करके उसको लगता था कि शायद इस जमीन के अंदर कुछ है, इस जमीन के अंदर ऐसी कोई चीज है जिसके चलते मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। रिया ने सोचा मन का वहम है, मैं बहुत ज्यादा टेंशन ले रही हूँ और मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो उसने इन चीजों को अनदेखा कर दिया। एक दिन जब वो बहुत ज्यादा यहाँ पे दुखी हो गई, वो जमीन पे बैठ करके रोती रही और उसने एक दिन कह दिया, क्या काश कभी भी मेरी ये मुरादें जो है पूरी नहीं हो पाएंगी, क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही जीऊंगी। वो बहुत रोई, उसकी आंखें सूज गई और वो सो गई। जिस रात वो सो रही थी उस रात उसे ऐसा लगता है कि कोई शख्स उसे घूर रहा है और बहुत बुरी तरह से घूर रहा है। उसे लगता है शायद ये उसका सपना होगा या उसकी टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जिंदगी के अंदर जिसके चलते उसको ये फील हो रहा है, लेकिन वो कोई वहम नहीं था। रिया आंखें खोलती है, उसको कुछ यहाँ पे 10 फीट लंबी परछाई दिखाई देती है। एक ऐसी परछाई जो एक आदमी की शेप में होती है, लेकिन उस परछाई का कोई चेहरा नहीं था। वो परछाई कुछ बोल नहीं रही थी, चुपचाप एक कोने में खड़े होके रिया को घूर रही थी। एक बार को रिया ने अपनी आंखें मसली, उसको लगा शायद से यहाँ पे ये उसका वहम है या फिर वो अभी भी सपने में ही है। उसने अपने आप को यहाँ पे थोड़ा सा मारा, स्लैप किया, कहीं ये उसका वहम तो नहीं। वहम नहीं था ये, वो सच में जाग चुकी थी और वो सच में परछाई वहां पे खड़ी थी। वो थोड़ा सा डरी, बहुत ज्यादा वो डर गई। उसने उस परछाई से पूछा, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो? परछाई कुछ नहीं बोली, चुपचाप चल करके उसके कमरे से बाहर चली गई। कमाल की बात यह है कि असलम पिछले एक हफ्ते से घर पे नहीं आया था। उसने रिया को ये बात बोल दी थी कि वो बिजनेस के चलते थोड़ा यहाँ पे बिजी है तो वो नहीं आ पाएगा। रिया ने भी सोचा कोई बात नहीं, और उसने अगले दिन असलम को ये बात बताई कि उसके साथ साथ क्या हुआ। असलम ने सोचा कि वो अकेले घर में रह रही है जिसके चलते उसको ये सब फील हो रहा है। उसने कहा तुम एक काम करो, समायरा से बात करो, समायरा के साथ घूमो, मिलो, उससे बात करो, उसके घर जाकर सो जाओ, शायद तुम्हें ऐसा फील ना हो। रिया को लगता है ये भी बात सही है, चलो ऐसा कर लेते हैं। अगले दिन उसने समायरा को बोला, क्या मैं तेरे साथ तेरे घर पे रुक सकती हूँ? समायरा ने कहा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहो तो रुक सकती हो। और उस दिन वो समायरा के पास यहाँ पे रुक जाती है। उसे ऐसा कोई सपना नहीं आता, आज उसे कोई नहीं डराने आया, आज वो 10 फीट की लंबी परछाई नहीं आई। रिया को लगा चलो मेरे मन का वहम होगा जिसके चलते मुझे ये सब फील हो रहा था, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वो वहम नहीं था, वो एक सच था, 100% वो एक सच्चाई थी। ये बात रिया को आगे मालूम चलती है। अगले दिन रिया वापस अपने घर आ जाती है। आज वो बहुत टेंशन फ्री थी, आज उसको किसी चीज की टेंशन नहीं थी। उसको एक क्लियर हो चुका था कि ये जितनी भी प्रॉब्लम है सिर्फ उसके माइंड के अंदर है। तो वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं सो जाती हूँ। अगली रात वो जब सोती है फिर से वही परछाई उसको दिखाई देती है। इस बार वो परछाई जो बहुत दूर खड़ी थी अब वो रिया के बेड के पास आके खड़ी हो जाती है। रिया की रात के कुछ 2:30-3 बजे आंख खुली होती है और जैसी वो आंख खोलती है वो परछाई उसके सामने, वो सहम जाती है, ये परछाई यहाँ पर कैसे आ गई। वो कहती है कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहते हो? वो परछाई आज पहली बार उससे बोलती है, मैं तुम्हारी सारी मुरादें, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। तुम जो चाहोगी तुम्हें वो मिलेगा। तुम जो भी चाह सकती हो इस दुनिया के अंदर, वो चीज जो तुम्हें लगती है कि नामुमकिन है वो मेरे लिए मुमकिन है। मैं उसे मुमकिन करके दिखाऊंगा, बस तुम सोचो, मैं उसे पूरा कर दूंगा। रिया थोड़ा सा यहाँ पे सहम जाती है।
वो भागती है, समायरा को आधी रात में उठाती है, समायरा को बोलती है तू मेरे घर चल, अभी देख यहाँ पे क्या हो रहा है। समायरा घर पे आती है, परछाई वहां पर नहीं होती। वो रिया को बोलती है तू शांति से सो जा, ऐसा कुछ नहीं है, तेरे मन का वहम है, अभी कुछ ही दिनों में असलम वापस आ जाएगा, तो शायद से जो तेरी तन्हाई है ये दूर हो जाएगी। रिया बहुत डरते डरते सो जाती है, वो परछाई दोबारा नहीं आती। तीसरी रात, इस बार रिया साफ साफ मना कर देती है कि वो अकेली नहीं सोएगी। वो समायरा को बोलती है तू अपने घर पे चाहे कोई भी बहाना बना, जो भी बोल सकती है अपने पति से, अपने बच्चों से, जो तेरे को बोलना है तू बोल, लेकिन तू इस रात मेरे साथ रुकेगी, तू कहीं दूर नहीं जाएगी मुझसे। समायरा कहती है ठीक है, मैं तेरे साथ रुक जाती हूँ। उस रात जब समायरा और रिया एक साथ सो रहे थे, आज वो परछाई जो थी वो रिया के बिल्कुल पास आ चुकी थी। रिया को ऐसे लग रहा था कि फेस टू फेस वो परछाई उसको आज देख रही है। रिया उठती है, वो परछाई वहां पे थी। रिया बहुत डर जाती है, समायरा को उठाती है, समायरा को भी वो परछाई दिख रही थी। उन दोनों को वो परछाई आज दिख चुकी थी। दोनों बहुत ज्यादा यहाँ पे सहम जाते हैं और आज रिया पूछती है तुम कौन हो, क्या चाहते हो। वो परछाई कहती है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, जो तुम्हारे मन के अंदर मुराद है बस मुझे बोलो, मैं वो पूरी कर दूंगा। रिया को लगता है कि ये तो लॉटरी निकल पड़ी है, ये तो न जाने हो ही क्या जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। रिया कहती है सच में मेरी सारी मुराद पूरी कर दोगे। उसने कहा हाँ, तुम जो चाहोगी वो मिलेगा तुम्हें। रिया के मन में 3 इच्छाएं जरूर थी, एक बच्चा, दूसरा पैसा, तीसरा इज्जत। लेकिन जैसे ही वो अपनी मुरादें बोलने वाली होती है, अपना मुंह उसने खोला ही था, बस शब्द बाहर नहीं निकले थे, उससे पहले ही वो परछाई हाथ के इशारे से कहती रुको, मैं तुम्हें पहले कुछ बता देना चाहता हूं, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हारी 3 कोई भी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, जो 3 इच्छाएं तुम बोलोगे। कोइंसिडेंटली बात यह थी कि रिया को भी सिर्फ 3 ही इच्छाएं चाहिए थी और वो परछाई शायद से रिया का मन यहाँ पे पड़ रही थी कि रिया को जो चाहिए वो परछाई वही बोल रही थी। रिया को लगा इसको कैसे पता कि मुझे 3 इच्छाएं चाहिए। इससे पहले रिया कुछ और बोल पाती, परछाई ने बोला कि मैं एक जिन्न हूं, एक ऐसा जिन्न जो तुम्हारी इस जमीन के नीचे दफन है। इस जमीन को जब तुम खोदोगे तो तुम्हें वहां पर एक बोतल मिलेगी, जिस बोतल के अंदर मैं बंद हूं। उस बोतल को खोलते ही मैं आजाद हो जाऊंगा, तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। 3 कोई भी इच्छाएं तुम मांग लेना, वो तीनों इच्छाएं मैं पूरी कर दूंगा, तुम्हारी भी और इस लड़की की भी, यानी कि समायरा की भी। दोनों की इच्छाएं पूरी करने की बात वो जिन्न करता है। उसके बाद में रिया को लगता है अगर ऐसा हुआ तो एक जिन्न में जो है वो मेरा यहाँ पे गुलाम बन जाएगा। वो बहुत कुछ सोचने लग जाती है कि जो 3 इच्छाएं उसके मन के अंदर है, किस तरीके से उन 3 इच्छाओं से वो और इच्छाएं पैदा कर सके। वो ऐसा ऐसा सोच लेती है, न जाने कितना बड़ा घर, परिवार, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब कुछ सोच चुकी थी वो कि ये जो 3 इच्छाएं हैं मेरी, मैं इसके अंदर किस किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस कर सकती हूँ ताकि मैं इस जिन्न को यहाँ पे बेवकूफ बना करके इससे अपनी सारी मुरादें पूरी करवा लूं। लेकिन इच्छाएं सिर्फ 3 थी। समायरा भी बहुत कुछ सोचने लग जाती है। दोनों लड़कियां बेहद लालची थी। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि एक जिन्न उनको यहाँ पे अपने आप को आजाद करने की बात कर रहा था। रिया और समायरा 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना जमीन खोदनी शुरू कर देते हैं। वो जमीन को खोदना शुरू कर देते हैं। कुछ 3-4 घंटे बीत जाते हैं। सुबह के यहाँ पे 6 साढ़े 6 बज जाते हैं। बहुत परेशान हो जाती है यहाँ पे समायरा। समायरा एक तरीके से फावड़ा वहां पे फेंक करके अपने घर चली जाती है और कहती है कोई बोतल नहीं है, कुछ नहीं है, मैं अपने घर जा रही हूँ। वो अपने घर चली जाती है। रिया रोकती है पर वो नहीं रुकती। रिया को अभी भी लगता है कि शायद से उसे यहाँ पे थोड़ी कोशिश और करनी चाहिए। वो थोड़ी कोशिश और करती है। 15 मिनट और खोदने के बाद में एक बोतल से उसका फावड़ा यहाँ पे टकराता है। जैसे वो बोतल से टकराता है वो देखती है कि इधर एक बोतल है और उस बोतल के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, जो ढक्कन पूरा अंदर तक गया हुआ है। वो उस ढक्कन को खोलने की कोशिश करती है। ढक्कन बहुत टाइट था, बेहद टाइट वो ढक्कन था। इतना टाइट था कि मानो बहुत ही ज्यादा उसको खींचने के लिए यहाँ पे ताकत लगती है। रिया अपने शरीर की सारी ताकत झोंक देती है और वो ढक्कन को यहाँ पे खोलने में सक्षम हो जाती है और सक्सेसफुली उस ढक्कन को यहाँ पे खोल देती है। ढक्कन को वो जैसे ही खोलती है एक गर्म हवा का एहसास उसको होता है कि उसके चारों तरफ घूमती हुई गई है। रिया उसको देखती है और उसका मुंह खुला हुआ होता है। एकदम से वो हवा जो होती है उसके अंदर चली जाती है। उसको महसूस होता है कि ये हवा मेरे अंदर आ चुकी है। गर्म हवा थी, वो उसके आसपास घूम रही थी, अचानक से उसकी बॉडी के अंदर आ जाती है।
रिया इससे पहले कुछ समझ पाती, कुछ सोच पाती, उससे पहले ही वो बोतल के ऊपर लिखी हुई एक चीज को पढ़ती है, एक वार्निंग को पढ़ती है, जिसमें लिखा हुआ था, किसी भी हालत में इस बोतल को खोलना मत, इसके अंदर एक शैतानी जिन्न बंद है, और अगर तुमने इसको खोला तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, ये तुम्हें तबाह कर देगा और इसी के साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी तबाह कर देगा। रिया ने ये पढ़ा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ चुका था कि आज उसने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी भूल यहाँ पे कर दी है। उसने एक शैतानी जिन्न को यहाँ पे आजाद कर दिया है। कमाल की बात तो यह है कि अभी भी उसको ये चीज लग रही थी कि जिन्न उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। वो जिन्न उसके शरीर से बाहर निकलता है और वो 10 फीट लंबा जिन्न आज उसको दिख रहा होता है सामने, और वो कहता है कि मैं तेरी कोई इच्छाएं पूरी नहीं करूंगा, मैं तेरे शरीर में ही रहूंगा, और जब तक तू इस दुनिया के अंदर है मैं तेरे अंदर ही रहूंगा। वापस वो रिया के अंदर चला जाता है। कल तक जो रिया बहुत शर्मीली थी, लोगों से ज्यादा बात नहीं करती थी, सिर्फ समायरा से बात करती थी, आज वो सबसे बात करना शुरू कर देती है। उसको मीठे की ऐसी तलब लग जाती है, मीठा खाने की वो ऐसी शौकीन हो जाती है कि घर के अंदर कुछ ऐसा नहीं छोड़ा होगा उसने जिसके अंदर मीठा ना हो। सारी मिठाइयां सब कुछ वो खा जाती है। समायरा जैसे ही गेट खोलती है, समायरा को धक्का देकर के अंदर जाकर के उसके घर की सारी मिठाइयां वो खा डालती है। समायरा को अजीब लगता है और वो सोचती है ये इसको क्या हो गया। वो यहाँ पे मीठा खाना शुरू कर देती है, शराब पीना शुरू कर देती है, चिकन खाना शुरू कर देती है। जिस रिया ने जिंदगी में कभी शराब और चिकन को हाथ नहीं लगाया था, अब तो मानो कि उसकी सांसें ही जैसे इधर चिकन और शराब में अटकी हो। वो हर वक्त इनका सेवन करती थी, 24 घंटे वो इसको खाती थी। असलम को समायरा इधर बताती है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। असलम कहता है कि मैं जल्द से जल्द यहाँ पे आने की कोशिश करता हूँ। इतने में ही रिया समायरा के घर में घुसती है और मर्दाना आवाज में बोलती है, अगर अपने परिवार का भला चाहती है ना तो यहां से दूर रह, नहीं तो तेरे परिवार की इतनी दर्दनाक हालत होगी ना कि समेटना चाहेगी ना तब भी अपने दर्दों को तू समेट नहीं पाएगी, याद रख। वो असलम को दोबारा कॉल करती है और कहती है कि घर में सब कुछ ठीक है, तुम फिक्र मत करो, शायद मेरे मन का कोई वहम था जो मुझे ऐसा लगा। असलम भी समझता है कोई बात नहीं, शायद इसने मेरे साथ यहाँ पे मजाक किया होगा। अब वो रिया के शरीर के अंदर रहता था, रिया के शरीर के अंदर रह करके वो चिकन, मांस, मीठा सब कुछ खाया करता था। रिया की हालत दिन पे दिन पतली होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के अंदर बहुत ही कम जान बची है, कुछ 1-2 महीने के अंदर अंदर शायद से उसकी मौत हो जाएगी। वो मरने भी वाली थी। इतना खाने के बावजूद भी वो लगातार पतली हो जा रही थी। उसका शरीर सूखे जा रहा था, एकदम से आप समझ सकते हैं कि सूखी टहनी होती है ना, जैसे उस तरीके का उसका शरीर हो चुका था। कोई जान उसके शरीर के अंदर बाकी नहीं रह गई थी, लेकिन वो अपने घर में अकेली ही रहती थी, किसी को यहाँ पे आने नहीं देती। समायरा से इधर रिया की हालत देखी नहीं गई। उसने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसे तो ये लड़की मर जाएगी। कुछ 3-4 दिन के अंदर ही उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो बहुत जल्दी बस यहाँ पे मरने वाली थी। समायरा सोचती है इसको बचाने का सिर्फ एक ही इलाज है कि मैं यहाँ पे किसी पीर बाबा के पास में जाऊं जो शायद से इसको बचा सके। वो पीर बाबा के पास में जाते हैं और सारी की सारी बात जो इधर रिया के साथ में हुई थी उनको बता देती है। पीर बाबा बताते हैं कि ये जिन यहाँ पर पिछले 110 साल से बंद था, इस जमीन के अंदर पड़ा हुआ था। रिया ने इसको आजाद कर दिया और अभी रिया के शरीर को इस्तेमाल कर रहा है। रिया के शरीर के बाद में ये और भी इंसानी शरीरों का इस्तेमाल करेगा और इसी तरीके से लोगों को परेशान करेगा। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जिन है यहाँ पे। वो कहती है कि बाबा किसी तरीके से क्या हम यहाँ पे रिया को रोक नहीं सकते। वो कहते रोका जा सकता है अगर वो इस मजार पर यहाँ पे आ जाए। हैदराबाद में एक नॉर्मल सी मजार थी कोई, वहां पर वो कहते हैं कि इसको लेकर के आ जाओ। कुछ 8-10 लोग लगे एक पतली सी रिया को यहाँ पे पकड़ने में। कुछ 35-40 किलो की रह गई थी वो, फिर भी इतनी जान थी उसके शरीर के अंदर कि 8-10 लोगों को पकड़ कर लाना पड़ा। पूरे रास्ते चिल्ला रही थी, मर्दाना आवाज में वो चिल्ला जा रही थी, लगातार कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी। कुछ ऐसे ऐसे अल्फाज वो अरेबिक में बोल रही थी जो किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। वो वहां पे गए और उसको वहां पर मजार पे पटक दिया। मजार में जाते ही वो दोबारा भागने को ही उसके हाथ पैर बांध करके एक कोने में उसको बिठा दिया गया। वो चुपचाप बैठी। पीर बाबा आते हैं और अपनी तरफ से जो भी वो करना चाहते थे उन्होंने किया। पूरी कोशिश, पूरी की पूरी जान झोंक डाली उन्होंने और कुछ 3-4 दिन तक उसको वहीं पे मजार पे रखा गया। न जाने कितने मंत्र उसके ऊपर फूके गए, क्या क्या नहीं करा गया, किस किस तरीके से उसकी नजर उतारी गई। अंत में उसके शरीर से वो जिन बाहर जरूर निकला। पीर बाबा ने कहा कि ये जो जिन है इसके शरीर से बाहर निकल चुका है, लेकिन ये आज भी आजाद है, ये अभी भी कैद नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये तुम लोगों को कुछ नहीं कहेगा और रिया के शरीर के अंदर ये कभी वापस नहीं आएगा जब तक
ये धागा इसके साथ में बंधा हुआ है। एक धागा वो देते हैं और वो धागा रिया अपने हाथ में बांध लेती है। रिया वापस घर पे आती है। घर पे आने के बाद में कुछ 1-2 साल के अंदर अंदर सब कुछ सही होने लग जाता है। असलम का काम भी सही हो जाता है, वो एक बच्चे की माँ भी बन जाती है, पैसा भी उनके पास में आ जाता है, घर परिवार वाले भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन आज भी रिया को वो जो जिन्न होता है वो दिखाई देता है। वो उसको आज भी अपने कमरे के एक कोने पे खड़ा दिखाई देता है, जो उसके पास आने की कोशिश तो नहीं करता, लेकिन वो लगातार रिया को देखता है। वो काली परछाई कभी भी रिया का यहाँ पे पीछा नहीं छोड़ती। असलम को रिया सारी बात बता देती है। असलम रिया की बात पे विश्वास जरूर करता है और कहता है कि तुमने जो भी किया यहाँ पे गलती से जरूर किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये बात बोल सकता हूँ कि तुम्हें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, इतना लालची तुम्हें यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। आज भी रिया को 15 साल बाद यानी कि 2023 के अंदर आज भी उसे वो जिन जरूर दिखाई देता है। उन्होंने अपना घर को भी यहाँ पे बदल लिया है, दूसरे घर में वो चले गए हैं, लेकिन वो जिन आज भी रिया के पीछे है और वो शायद से इसी चीज का इंतजार कर रहा है कि कब वो धागा खुले और कब वो दोबारा से रिया पे यहाँ पे धावा बोल दे। लेकिन जब तक वो धागा रिया के हाथ में बंधा हुआ है, वो कभी भी रिया पे यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता। एक डर जरूर है रिया के मन के अंदर, क्या होगा अगर एक दिन मेरे हाथों से धागा खुल गया, या अनजाने में धागा कट गया, या कभी ये गल गया, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या होगा? क्या मैं जिंदा रह पाऊंगी? मेरा घर परिवार, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, क्या हम लोग सब लोग सुरक्षित रहेंगे या नहीं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो रिया के दिमाग के अंदर आज भी घूम रहा है, और इस डर के साथ में शायद से उन्हें अपनी पूरी जिंदगी बितानी होगी। तो ये थी एक कहानी यहाँ पर एक शापित जमीन की, या कह सकते हैं एक शापित जिन की, जिन्होंने यहाँ पे रिया और समायरा के लालच का फायदा उठा करके उस बोतल को खुलवा लिया जिसपे साफ साफ लिखा हुआ था कि इस बोतल को मत खोलना। वो वार्निंग वहां पे लिखी हुई थी, लेकिन रिया ने उस वार्निंग को नहीं पढ़ा, उसे अनजाना कर दिया। उन्हें दिखाई नहीं दिया अपने लालच के अंदर, इतनी अंधी हो चुकी थी वो लालच के चलते कि उन्हें तो सिर्फ यहाँ पे पैसा दिखाई दे रहा था, और उस पैसे के चलते ही उस जिन्न ने कुछ ही दिनों में यहाँ पे रिया की जिंदगी को नरक बना दिया। और रिया के साथ में जो समायरा थी, उन्होंने इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को खुद महसूस किया, खुद देखा कि क्या क्या उनके परिवार पर बीती थी। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट था रिया के साथ में जो हुआ था। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रही होगी इधर स्क्रीन के ऊपर मेरी जीमेल आईडी। इसी के साथ साथ मैं अपनी इंस्टा आईडी का लिंक भी नीचे ड्रॉप कर दूंगा। दोनों में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो, जाकर के आप अपनी स्टोरी ड्रॉप कर सकते हैं। उसके ऊपर स्पेशली अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो यही थी आज की वीडियो की कहानी। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ जल्दी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।